बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1 न्यू बुक मैथमेटिक्स क्लास 9 की। तो रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। जो भी आपको स्टेटमेंट दी है उसके आगे वो कह रहा है 4 ऑप्शन दिए हैं एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको जो सही वाला जवाब है उसको सर्कल करना है। तो इसको हमने पहला क्वेश्चन जो है वो देखें, वो कह रहा है कि स्क्वायर रूट 7 इज़, स्क्वायर रूट 7 जो है वो कौन सा नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल है या नेचुरल नंबर है। तो पीछे हम पढ़ के आए हैं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू हो अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो इरेशनल नंबर होता है। अगर यहाँ 9 होता तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता 3 का, तो फिर ये रैशनल नंबर था। लेकिन यहाँ पर 7 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता किसी नंबर का, तो ये इरेशनल नंबर है। सेकंड पे चलें तो पाए एंड ई आर। तो पाए की वैल्यू जो है वो आपको पता है 3.1428 और जो ई यूलर्स नंबर है उसकी वैल्यू जो है वो 2.7182 होती है। तो ये जो नंबर है और ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वैल्यूज़ इनकी और नॉन रिकरिंग होते हैं। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर हों, यानी कि जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे हों और डिवाइड भी ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, यानी कि रिकरिंग होता है जो बार बार नंबर आता है, नॉन रिकरिंग होता है जो नंबर रिपीट नहीं होते। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं वो आपको पता है इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये पाई और ई की जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों इरेशनल नंबर हैं। आगे चलें तो इफ़ वो कह रहा है इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर n जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ n, यानी कि जो स्क्वायर रूट किसी नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे ऊपर हमने देखा कि 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इसी तरह ही है। उसने सिर्फ n आपको लिखा कि जो नंबर यहाँ हो वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर अगर ना हो स्क्वायर रूट के अंदर तो वो इरेशनल नंबर होता है। ये हम पीछे भी मैं आपको बता के आया हूँ। आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 4 है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो वो कह रहा है कि स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 करें तो क्या बनता है। तो जो दोनों ही ये इरेशनल नंबर हैं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इनको प्लस करेंगे तो भी आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा। अगर यहाँ पर नंबर कोई और होते जो परफेक्ट स्क्वायर होते तो आंसर और होता, लेकिन क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दोनों और इरेशनल नंबर हैं, और दोनों को अगर इरेशनल नंबर का जो सम है वो भी इरेशनल नंबर के बराबर होता है। पार्ट 5 पर देखें तो वो कह रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज़ इक्वल टू x इज़ कॉल्ड। यहाँ पर वो आपको एक प्रॉपर्टी पूछ रहा है कि x जो है वो रियल नंबर है और x बराबर है x के, कि यानी कि x का जो अक्स है, रिफ्लेक्स है, वो भी x के ही बराबर है। तो इसे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी कि x ही के बराबर होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट चलें, यहाँ पर पार्ट 6 जो है लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। यहाँ पर वो हमें पूछ रहा है कि अगर एक नंबर ए है और वो बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है, तो डेफिनेटली ए जो है वो सी से भी बड़ा होगा। क्योंकि बी ए से छोटा था तो वो सी से बड़ा है, तो ज़ाहिरी बात है कि सी जो है वो ए से छोटा ही होगा, यानी कि ए सी से बड़ा होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए और बी फिर सी, तो ये एक ट्रांजिशन का अमल है, इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ए से बी, बी से सी, तो इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। 7 की तरफ चलें, 7 पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि 2 की पावर x है मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x इज़ इक्वल 64 देन x इज़ इक्वल, यानी कि 2 की जो पावर है वो x है, 8 की x है और बराबर 64 के, तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो ये मैंने ये सॉल्व किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। इससे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ देखें तो 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x तो 64 देन x। सबसे पहले आपको पहले भी बताया कि जो भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपने नंबर देखना है
जिसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो सबसे पहले आप देखें कि इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो 8 की फैक्टराइजेशन हो सकती है, 2 की नहीं हो सकती। तो हमने 8 की फैक्टराइजेशन कर दी तो वो 2 की पावर 3 आ गई और उसकी पावर की पावर x आ गई और यहाँ 2 की पावर x है, तो वो बराबर है 2 की पावर 6 के। आगे चलें तो बेस सेम है दोनों की, तो हमने पावर्स प्लस कर देनी है। तो बेस 2 थी, पावर्स हमने दोनों प्लस कर दी जो बराबर है 2 की पावर 6 के, यानी कि 64 की फैक्टराइजेशन हमने की तो वो 2 32 आर 64, 2 16 आर 32, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। तो ये 64 की फैक्टराइजेशन थी, यानी कि 2 की पावर 6 टाइम 2 है, तो ये इसके बराबर आ रहा है। हमने इसकी भी फैक्टराइजेशन की, इधर हमने जो बेस सेम थी उनको प्लस कर दिया। आगे चलें तो अब आप देखें दोनों तरफ बेस सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पर x प्लस 3x हो गया, 4x हो गया, और यहाँ पर 2 की पावर 6 ही रही। यहाँ पर बेस सेम, यहाँ पर भी बेस सेम। अब यहाँ पर बेस सेम है तो हम ये 4x जो है इसको 6 के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ बेस सेम है। तो 4x इजिकल 6 रखा। उसके बाद जो x के साथ वैल्यू है वो दोनों तरफ डिवाइड हो जाती है, इधर 4 कट गया, इधर 6/4 आ गया, और 6 को 4 को दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, तो x इजिकल 3/2 के आ गया। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया इस पार्ट का जो हमें पूछा गया था वो मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि x बराबर है 3/2 के। तो यहाँ पर हम 3/2 को टिक कर देंगे कि ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये बराबर है 3/2 के, यानी कि x की वैल्यू 3/2 के बराबर है। आगे चलें तो फिर एक प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है, लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन ए इज इक्वल बी एंड बी इज इक्वल ए। तो अगर ए बी के बराबर हो और बी ए के बराबर हो तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। कौन सी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक, यानी कि ए बी के और बी ए के, तो दो नंबर हैं ए और बी, वो ए बी के बराबर है और बी ए के, तो इसे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो पार्ट नंबर 9 है, स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27। तो इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व करना है, वैसे हम नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करके ही बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन जो दिए हैं वो है स्क्वायर रूट ऑफ 102, 9 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसको हमने सॉल्व किया है। ये देखें, इसके अंदर भी सबसे पहला अमल जो मैंने आपको बताया वही करना है जो बाकी क्वेश्चन में किया है, कि 75 की फैक्टराइजेशन कर दी, 3 2 आर 6 कैरी गया, 15 3 5 आर 15, फिर 5 5 आर 25, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि ये 5 को भी 5 ही डिवाइड करेगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, उसके बाद 27 की फैक्टराइजेशन की, 3 9 आर 3 3 आर 3 1 आर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 27 की फैक्टराइजेशन हो गई। उसके बाद यहाँ पर 3 सिंगल ही था, 5 स्केयर था, तो 5 का स्केयर ऊपर लिख दिया, प्लस यहाँ पर 3 दो थे, 3 स्केयर हो गया, और तीसरा 3 हमने सेपरेट लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये स्केयर आपको पता है स्केयर रूट से कट जाता है, तो यहाँ पर ये स्केयर रूट से कट गया, और ये स्केयर रूट इसका ख़त्म हो गया, स्केयर रूट 3 बच गया, वो हमने लिख दिया, और ये 5 बाहर आ गया। यहाँ पर ये स्केयर 3 का स्केयर था, ये स्केयर रूट से कट गया, और ये 3 का स्केयर रूट ख़त्म हो गया, ये बाहर आ गया, और ये 3 स्केयर रूट के अंदर ही था, वो हमने अंदर ही लिख दिया। उसके बाद ये 5 और ये प्लस 3, देखिए दोनों का स्केयर रूट, दोनों का जो नंबर है उनके साथ स्केयर रूट 3 लिखा है, तो आया हम इन दोनों के नंबर प्लस कर सकते हैं, इसको इसके साथ नहीं कर सकते, इसको इसके साथ नहीं कर सकते, ये नंबर दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि इनके साथ दोनों के साथ स्केयर रूट 3 है। तो 5 + 3 किया तो 8 आ गया, और स्केयर रूट 3 हमने साथ में लिख दिया। तो फाइनली हमारे पास जो ऑप्शन है, जो आंसर है वो 8 स्केयर रूट 3 है। तो ये मैंने आपको ऑप्शन जहाँ पर 8 स्केयर रूट 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, उसको हम सर्कल कर देंगे। 10th वाला पार्ट देखें तो वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 + स्केयर रूट 5 इंटू 3 - स्केयर रूट 5, अगर ये दोनों को वो कह रहा है मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर कौन सा नंबर आता है। तो इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। ये देखें, द प्रोडक्ट ऑफ 3 + स्केयर रूट 5 और 3 - स्केयर रूट, पीछे हम ये क्वेश्चन करके आए हैं कि अगर इस तरह का नंबर हो, यानी कि आप कह लें कि ये a + b है और ये a - b है,
तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो a का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर 3a है और ये स्क्वायर रूट 5 जो है ये b है, तो b का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा सेंटर में। तो 3 का स्क्वायर 9 के बराबर है और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो ये 5 बच गया। तो 9 में से -5 किया तो हमारे पास 4 आंसर आया, जो कि एक रैशनल नंबर है। जो कि कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। तो हम डी वाले पार्ट को सर्कल कर देंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है जिसके 10 पार्ट थे अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर ना समझ आए हों तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज का जो हमारे पास है वो है 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें पूछ रहा है इफ़ a इज इक्वल 3/2, b इज इक्वल 5/3 एंड c इज इक्वल 7/5 देन वेरीफाई दैट। अगर a की वैल्यू ये हो, b की ये और c की ये हो तो फाइंड करें a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल ए बी प्लस ए सी। तो हमें ये फाइंड करना है और वैल्यूज़ हमारे पास ये लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हम ऐसे करेंगे, इधर लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे, इज इक्वल का साइन लगा दें, राइट हैंड साइड है। बेशक आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमने लिखी a इंटू बी प्लस सी। अब a जो है हमारे पास 3/2 है, हमने a की जगह 3/2 वैल्यू पुट की। b जो है वो हमारे पास 5/3 है, b की वैल्यू 5/3 थी, वो हमने 5/3 लिखी। और c की वैल्यू 7/5 है, तो हमने वो 7/5 लिखी। अब जो ब्रैकेट हैं उनको पहले सॉल्व करते हैं। इसी तरह इधर a थी 3/2 और b, इसके दरमियान साइन कोई नहीं तो ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने ये वैल्यूज़ लिख दी। फिर सेंटर में प्लस है, फिर a जो है वो 3/2 है और फिर c जो है वो 7/5 है। इनके दरमियान भी साइन कोई नहीं तो इट मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सेंटर में प्लस है। और इधर हमने इज इक्वल का साइन लगाया क्योंकि ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं पहले। तो 3 और 5 का एलसीएम लें तो 15 आएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट नंबर हैं। तो जब दोनों डिफरेंट नंबर किसी एक नंबर पर डिवाइड नहीं होते तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एलसीएम हमारे पास 15 आ गया। अब 3 से 15 को डिवाइड किया तो 3 5 ज़ार 15 आया और 5 5 ज़ार 25। यानी कि जो एलसीएम होता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 5 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25 प्लस, अब इसको एलसीएम को 5 से डिवाइड किया, 5 3 ज़ार 15, 3 7 ज़ार 21। नेक्स्ट चलें तो 25 प्लस 21 किया तो 46/15 आ गया। बाहर हमारे 3/2 साथ चल रहा है, उसके दरमियान कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये याद रखें, जब भी कोई दरमियान में साइन नहीं होता इट मीन्स ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमने 3/2 मल्टीप्लाई बाय 46/15 लिखा। अब 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। तो ये 2 ने 46 को डिवाइड किया तो 23 आया और 3 ने 15 को डिवाइड किया तो 5 आया। अब हमारे पास ऊपर 23 है और नीचे 5 है, तो 23 1 ज़ार 23, 5 1 ज़ार 5। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट आ गया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में जैसे मैंने बताया कि दरमियान में साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर आगे प्लस वैसे ही रहेगा और a और c भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये मल्टीप्लाई का साइन लिखा, 3 3 से कट गया और ऊपर हमारे पास 1 और 5 और 1 बचा, 5 1 ज़ार 5 और यहाँ 2 बचा, 2 1 ज़ार 2। तो इधर देखें 3/2 मल्टीप्लाई बाय 7 और 5 है, तो ये कोई कटिंग नहीं हो रही, क्रॉस कटिंग, तो हम इनको और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 ज़ार 21, 5 2 ज़ार 10। एक बात याद रखें, जब कोई कटिंग नहीं होती तो आपस में ऊपर वाले नंबरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से। कभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, क्रॉस डिवीजन होती है या ऊपर नीचे डिवीजन होती है। मल्टीप्लिकेशन आमने सामने होती है। जैसे ये यहाँ पर 3 3 से कटा और 1 बचा तो 1 5 ज़ार 5 आ गया और यहाँ पर 1 था तो 2 1 ज़ार 2 आ गया। तो आगे चलें तो ये अब साइन दरमियान में प्लस ऊपर से चल रहा था, ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, ये दो मल्टीप्लाई हो रही थी, सेंटर में प्लस था जो हमारे क्वेश्चन के अंदर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। आगे चलें तो 5/2 प्लस 21/2। अब ये साइन है प्लस का, तो एलसीएम ले लेंगे दोनों का। तो 10 और 2 का एलसीएम लिया तो 10 आएगा, लेके देख लेते हैं 2 और 10, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10
अब 5 से ही जाएगा, तो डेफिनेटली 2 5s are 10, तो हमारे पास एलसीएम 10 आया। फिर इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो 5 आंसर आएगा, क्योंकि 2 5s are 10 और 5 5s are 25। फिर इस 10 को इस 10 से डिवाइड किया तो 10 1s are 10, 1 21s are 21। आगे चले तो ये 25 + 21 46 हो गया और नीचे 10 ही है। अब 46 और 10 को 2 डिवाइड कर रहा है, आप करके देख सकते हैं। 46 है तो 2 2s are 4, 6 बचा, 2 3s are 6, तो आंसर आया 23। ऊपर 23 आ गया और 10 2 के टेबल पे 2 5s are 10। एक बात याद रखें, दोनों नंबर्स को कोई एक नंबर डिवाइड करे तो आपने डिवाइड करना है, अदरवाइज़ आप ये नहीं कर सकते कि ये किसी और नंबर से डिवाइड कर दें, ये किसी और से, ऐसे नहीं होता। आपको दोनों नंबरों को किसी एक नंबर से डिवाइड करना है। अगर दोनों नंबर ऊपर नीचे वाले एक नंबर के टेबल पर आ रहे हों, डिवाइड हो रहे हों, तो आप करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो ये 2 पर डिवाइड हो रहे थे, हमने 2 से डिवाइड कर दिया और ये 23/5 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 23/5 थी, राइट हैंड साइड भी 23/5 आ गई। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। हैंस इट इज़ प्रूव्ड या वेरीफाइड दैट a × b + c इज इक्वल ab + ac। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, उम्मीद है आपको समझ आया होगा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, उसमें वो कह रहा है a + b और c इज इक्वल ac + bc। अब ये हमारे पास a की वैल्यू है 3/2, b की है 5/3 और c की है 7/5। फिर ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें तो a + b ब्रैकेट्स में है और बाहर c है, तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं। तो a की वैल्यू डाली 3/2 और b की वैल्यू डाली 5/3 और बाहर c की वैल्यू 7/5। इधर हमने a और c की वैल्यू लिखी 3/2 और 7/5, सेंटर में प्लस ही रहेगा। b की वैल्यू है 5/3 और c की 7/5, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखें तो 3/2 + 5/3, तो इसका हमने एलसीएम ले लिया 2 और 3 का। तो ये दो डिफरेंट नंबर हैं जो किसी एक नंबर पर डिवाइड नहीं होते, तो हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3s are 6 आ गया। अब ये एलसीएम को डिनोमिनेटर 2 डिवाइड करेगा, 2 3s are 6, 3 3s are 9, यानी कि 2 3s are 6, 3 3s are 9। और यहाँ पर 6 को 3 से डिवाइड किया तो 3 2s are 6, 2 5s are 10। तो ये हमारे पास 9 + 10 आ गया। अब 9 + 10 किया तो 19/6 आ गया। मल्टीप्लाई, ये बाहर जो वैल्यू है कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम उसको वैसे नीचे लिखेंगे और साइन दरमियान में मल्टीप्लाई का लिख देंगे। 9 + 10 19/6 आ गया। अब ये मज़ीद कटिंग, क्रॉस कटिंग, अगर क्रॉस डिवीज़न होती है या ऊपर नीचे डिवाइड होते हैं तो करें, नहीं होते तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इसको इससे और इसको इसके इस साथ। तो 19 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 133 आया और 7 को 5 से किया तो 30 आया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलें तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3/2 मल्टीप्लाई बाय 7/5 और सेंटर में प्लस का साइन है और इधर 5/3 मल्टीप्लाई बाय 7/5। तो ये 3 और 5 नहीं कटते, ना 7 और 2 कटते, ना 3/2 ना 7/5। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों, यानी कि 7 3s are 21, 5 2s are 10। इधर देखें तो ये 5 और 5 कट गए, डिवाइड हो गए। यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया। 3 और 7 कटिंग नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे कि इनको काट देंगे, 5 और 5 को, और 7 और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1s are 7 और 3 1s are 3। तो इधर वाली साइड पे हमारे पास 21/10 + 7/3 आ गया। अब 10 और 3 दोनों डिफरेंट नंबर हैं, दोनों किसी एक नंबर पर डिवाइड नहीं होते। एलसीएम लेते हुए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 × 3 30 आ जाएगा। अब 30 को 10 से डिवाइड करें, 3 आंसर आएगा। 3 21s are 63 होता है। आप करके देख लें, 21 को 3 से करें तो ये 63 आएगा। 30 को 3 से डिवाइड करें तो 10 आएगा। 10 7s are 70। आगे चले तो 63 + 70 किया तो 133 आ गया और नीचे 30 है तो 130। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो हैंस इट इज़ वेरीफाइड दैट, अब हम लिख सकते हैं कि a + bc इज इक्वल ac + bc, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आया है। यही क्वेश्चन की डिमांड भी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जहाँ। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहा है कि इफ़ a इज इक्वल 4/3, b इज इक्वल 5/2 और c इज इक्वल 7/4,
देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। वो कह रहा है कि ये नंबर है, ए की वैल्यू है, ये बी की, ये सी की, हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो रियल नंबर है वो वेरीफाई करके दें, एडिशन की भी और मल्टीप्लिकेशन की भी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन जो भी हमारे पास है, ए की वैल्यू है, बी की है और सी की है, उसके बाद हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन। उसने हमें एडिशन का भी कहा है, मल्टीप्लिकेशन का भी कहा है। हम करेंगे पहले एडिशन को पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन पहले करते हैं। तो वो प्रॉपर्टी है ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू डाली 4/3 प्लस बी की वैल्यू 5/2 और सी की 7/4। तो ये देखिए तीनों एडिशन है तो ये प्लस हो रहे हैं, ये ब्रैकेट्स में प्लस है और ये बाहर प्लस है। इधर देखें तो ए की वैल्यू 4/3 प्लस बी की वैल्यू 5/2 ब्रैकेट और उसके बाद प्लस है, सी की वैल्यू 7/4 डाली। आगे चलें तो अब लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट्स में जो है सेंटर में प्लस है, तो ये 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, लेके देख सकते हैं 2 और 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 2 2 जार 4 आ गया। अब इस 4 को 2 से डिवाइड करें, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। फिर इस 4 को इस 4 से डिवाइड करें तो 4 1 जार 4, 1 7 जार 7। नीचे से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो 10 + 7 17 हो गया, ओवर 4 हो गया, 4/3 प्लस 17/4। अब फिर दोनों के दरमियान में प्लस है तो दोनों का एलसीएम ले 3 और 4 का, तो वो 12 आएगा, क्योंकि दो डिफरेंट नंबर हैं, किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होते तो हम 12 ही लिखेंगे। अब 12 को 3 से डिवाइड करें तो 3 4 जार 12 और 4 4 जार 16 आ गया। इस 12 को 4 से डिवाइड करें तो 4 3 जार 12 और 17 3 जार 51 आ गया। अब 16 + 51 दोनों को प्लस करें तो 67/12 आएगा। इधर देखें तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड की जानब जाने चलें तो वो भी ऐसे ही है, a + b 4/3 प्लस 5/2, ये a की है, ये b की वैल्यू है और ये 7/4 c की है। इन दोनों का एलसीएम लिया तो 6 आया, 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 आंसर आएगा, 2 4 जार 8 आ गया। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आया, 15 + 8 किया तो 23/6 आ गया और इधर 7 + 7/4 प्लस के साथ वैसे नीचे उतर आएगा। अब इन दोनों के एलसीएम लेना है, ये सॉल्व कर दी ब्रैकेट, उसके बाद इसके साथ हमने एलसीएम, क्योंकि साइन सेंटर में प्लस क्या है तो 6 और 4 का एलसीएम लिया तो 12 आया। यहाँ पर आपको करके दिखा देते हैं। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4। अब ये देखें ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं, 3 1 जार 2 और 2 फिर 2 भी 1, 2 1 जार 2, तो 2 3 जार 6, 6 2 जार 12, तो 12 हमारा एलसीएम आ गया। अब 12 को 6 से डिवाइड किया तो 6 2 जार 12 और 2 23 जार 46 आ गया। अब 12 को 4 से डिवाइड किया तो 4 3 जार 12 और 3 7 जार 21। आगे चलें तो 46 + 21 किया तो 67 आ गया और नीचे 12 है, इधर भी 67/12 है, इज इक्वल इधर भी 67/12 आ गया। सो हैंस इट इज़ वेरीफाइड दैट a + इंटू बी + c इज इक्वल इन ब्रैकेट a + b + c। यानी कि नाउ ये हमने कर दी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमने प्रूव कर दी। अब हम क्या करेंगे, नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब जो क्वेश्चन की दूसरी डिमांड थी कि मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव की वो भी सॉल्व करें, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपने याद रखनी है, वो ये है, ये लिखी हुई नहीं आएगी, आपको याद रखनी है। जब क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको एडिशन वाली भी याद रखनी पड़ेगी और ये मल्टीप्लिकेशन वाली भी, तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो a × BC इज इक्वल AB ब्रैकेट में और C, तो a की वैल्यू 4/3 और b की वैल्यू है 5/2, सेंटर में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, c की वैल्यू 7/4 आ गई। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी, ये राइट हैंड साइड है। इसी तरह a की वैल्यू 4/3 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 5/2, ये ब्रैकेट्स में, और c की वैल्यू 7/4। यहाँ पर देखिए जो क्रॉस कटिंग होती है, ये ऊपर नीचे कटिंग होती नहीं होती, तो फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे 7 5 जार 35 आ गया, 4 2 जार 8 आ गया। अब ये 4/3 इसके दरमियान भी साइन कोई नहीं था तो उन्हें मल्टीप्लाई ही लिखेंगे। अब 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, ये क्रॉस कटिंग हो गई। 3 35 3 से डिवाइड नहीं होता, 3 और 35 दोनों डिफरेंट नंबर हैं तो ये रहने देंगे। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में,
तो 35 वन ज़ार 35 और 3 2 ज़ार 6 आ गया। इधर देखें तो 10/3 मल्टीप्लाई बाय 7/4 था, तो अब ये 2 के टेबल पर दोनों डिवाइड होते हैं, 10 भी और 4 भी, तो 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, तो 7 5 ज़ार 35 और 3 2 ज़ार 6। क्योंकि 7 और 3 डिवाइड नहीं होते किसी एक नंबर से, तो उनको ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाले आपस में। तो 7 5 ज़ार 35 और 2 3 ज़ार 6 आ गया। तो हैंस इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि A इंटू बी सी इज इक्वल ए बी और सी, यानी कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी हमने कर दी। पहले हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की, अब मल्टीप्लिकेशन की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो वो पूछ रहा है इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है, एक्सप्लेन करें। तो यस, ये ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर है बिकॉज क्योंकि इट कैन बी रिटर्न, वो लिखा जा सकता है पी ओवर क्यू की फॉर्म में, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी और एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। फॉर एग्जांपल, क्योंकि आपको पता है कि रैशनल नंबर की डिमांड होती है वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हों। तो यहाँ पर ज़ीरो को आप अगर देखें तो ज़ीरो बराबर है 0/5 के, कि अगर ज़ीरो को 0/5 भी लिखे तो वो ज़ीरो के बराबर आता है। तो यहाँ पर जो है वेयर 0 5 आर बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 5 जो है, जो क्यू है, नीचे क्यू होता है ऊपर पी होता है, तो क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए ज़ीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है कि उसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इसका जवाब आपने डिटेल में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो वो कह रहा है स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो है वो रियल नंबर की कौन सी है, तो ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इधर ए इज इक्वल बी, ए बी के बराबर हो और ए इज़ ग्रेटर देन बी, या ए बी से बड़ा हो और या ए स्मॉलर देन बी, या ए बी से छोटा हो। तो ये एक ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की, जिसके अंदर तमाम नंबर जो हैं वो 3 सूरतों में ही आ सकते हैं। एक सूरत ये है कि ए और बी बराबर हो सकते हैं, या ए और बी, ए जो है बी से बड़ा हो सकता है, या ए बी से छोटा हो सकता है। ये 3 ही कंडीशन आती हैं जिसमें उसे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं, कि अगर नंबर जो हैं वो 3 कंडीशंस में ही आ सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। आपने इसी तरह इसका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो वो कह रहा है फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। तो 4 और 5 के दरमियान 2 रैशनल नंबर लिखें। तो सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, फाइंड द एवरेज ऑफ 4 एंड 5। हम इसकी एवरेज फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, 4 और 5 दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे और सेंटर में प्लस कर देंगे, यानी कि 4/2 आ गया प्लस 5/2। अब आगे चलें तो ये इन दोनों का 2 और 2 का एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो 2 आ गया, 2 से कट गया 1 आ गया, वो 1 4 ज़ार 4, फिर 2 ये 2 से डिवाइड होगा 1 आ गया, 1 5 ज़ार 5, तो 4 + 5 9/2 आ गया। सो 9/2 इज़ रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान जो 9/2 है वो रैशनल नंबर है। अगर आप इसको 9 को 2 से डिवाइड करें तो 4.5 आ जाएगा। आप देखें ना 4 और 5 के दरमियान 4.5 आता है। तो बेसिकली ये फार्मूला है, इसके तहत आपको पता चल जाता है कि 2 नंबरों के दरमियान रैशनल नंबर कौन सा है। अब उसके आगे चलें तो 9/2 का जो रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5 दूसरा नंबर पता करना है, तो उसका तरीका ये है कि जो नंबर हमारे पास मौजूद है इन दोनों के सॉल्व करने के बाद, उस नंबर को किसी एक नंबर के साथ फिर 2 से डिवाइड करके प्लस कर दें, यानी कि 9/2। अब मैं साथ में 5 कर लेता हूँ, आप 4 भी कर सकते हैं। 5 करें तो 9/2 + 5/2, यानी कि डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। तो 9/2 और प्लस इस 5 को समझें 5 और 1 है। तो आप ये देखें यहाँ पर भी फ्रैक्शन और ये बड़ी फ्रैक्शन नीचे 2 है, इसको ये समझ लेना कि 9/2 + 5 और 1 के नीचे इकट्ठा 2 है। तो अब ये 2 और 1 का एलसीएम लिया, 2 आ गया। अब 2 से ये 2 को डिवाइड किया तो 1 आएगा, 1 9 ज़ार 9। इस 2 को 1 से डिवाइड किया तो 1 2 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10। तो 9 + 10/2 और इसके नीचे भी 2 है, ठीक है। ये डबल फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसे याद रखना है, डबल फ्रैक्शन में लिखा है। आगे चलें तो ये बन गया 9 + 10/2, 19/2/2, ठीक है, 19/2/2।
अब ये जो एक बटे की फॉर्म में जो है उसके नीचे भी बटा है और नीचे 2 है, तो इसको बटे को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको नंबर को ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 की फॉर्म में। यानी कि ये जो है इसको आप 19/2 के सामने ले आएंगे और 1/2 लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बटा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने भी ऐसे किया, इस बटे को ख़त्म करने के लिए 19/2 ही लिखा और मल्टीप्लाई बाय इस 2 को 1/2 लिख दिया। अब देखें तो ये 19 और 1 है, यहाँ 1 और 2 डिवाइड नहीं होते, ना 2 19 को डिवाइड करता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, सामने मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस कटिंग नहीं होती। 19 1 ज़ार 19 हो गया और 2 2 ज़ार 4। तो ये हैंस 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5, एक नंबर है 9/2 और दूसरा है 19/4। तो ये दो नंबर हमारे पास रैशनल नंबर आ गए। जो उस क्वेश्चन की डिमांड थी कि उसने कहा था 2 नंबर फाइंड करें जो 4 और 5 के दरमियान रैशनल नंबर है, तो उसके लिए हमने ये इस क्वेश्चन के अंदर पहले दोनों नंबरों को 2 से डिवाइड करके फिर उसका सेंटर में प्लस कर दिया और उसके बाद जो आंसर है उसको फिर हमने किसी एक नंबर से 2 से डिवाइड करके और दरमियान में प्लस एलसीएम लेके सॉल्व किया। तो उम्मीद है आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो वो कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन भी हम पीछे इस तरह के कर चुके हैं। एक्स की एक्सपोनेंट एक्स का जो पावर है 15 है, वाई की 35 है, ओवर जेड की 20 है और फिर उसके ऊपर रेडिकल है यानी कि स्क्वायर रूट है और यहाँ इंडेक्स 5 है। ठीक है, नेक्स्ट चलें तो हमने सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन लिखा। अब सबसे पहला स्टेप जैसे मैंने आपको बताया कि जौन से नंबर की फैक्टराइजेशन हो सकती है वो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये करेंगे कि इंडेक्स को ख़त्म करेंगे तो हमने इस सारे की जो इंडेक्स है उसकी पावर बन जाती है 5 है, तो यहाँ 1/5 आ गया क्योंकि इसकी जो ये जो इंडेक्स होता है ये रेडिकल होता है। इसके बाद इसकी जो अगर इसको ख़त्म करते हैं तो ये 1/, में बन जाता है, यानी कि अगर 7 और 2 हो तो 1/2 या 1/2 1/7, यहाँ 5 था तो 1/5 आ गया। ठीक है, आगे चलें तो अब ये तीनों के साथ इकट्ठी इसकी पावर है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों से इसकी तीनों की पावर से 1/5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि x की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5, y की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/5 और z की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो ये 15 को 5 से काट दिया, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15। ये 35 को 5 से डिवाइड किया, 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35। मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि वो नीचे है ऊपर 1 है तो ये इसी तरह कटिंग होगी। 20 मल्टीप्लाई बाय 1/5 तो 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20। इसको यही समझें कि ऐसे लिखा है 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5 ऐसे है, तो ऐसे काट रहे हैं हम। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने आपको अलग से भी लिख दिया। अब देखें ऊपर बच गया 3, तो x की पावर 3 आ गई, y की पावर 7 आ गई और नीचे z की पावर 4 आ गई। तो फाइनली हमारे पास यही आंसर आया। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ना आए तो मज़ीद आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, इसका सेकंड पार्ट है। तो उसमें वो कह रहा है कि स्क्वायर रूट के अंदर 27 है, उसकी पावर 2x है और इंडेक्स जो है वो 3 है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन लिखा, उसके बाद हमने 27 की फैक्टराइजेशन कर दी। तो 27 की फैक्टराइजेशन करें तो 3 9 ज़ार और 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया, यानी कि 3 3 टाइम आ गया और उसकी पावर 2x है, साथ में इंडेक्स 3 है। उसके बाद ये 3 की पावर 3 लिखी और 2x उसकी पावर की पावर है, इंडेक्स 3 है। और इसके बाद फिर 3 की पावर, ये 3 से 3 पावर है और ये 2x है, तो ये 3 2 ज़ार 6x हो गई, क्योंकि ये भी पावर है, पावर से ये इस तरह की जो पावर होती है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 2 ज़ार 6x आ गया। अब आगे चलें तो ये हमने रेडिकल ख़त्म किया तो ये 1/3 बन गया और यहाँ 3 की पावर 6x है और उसकी इकट्ठी की पावर 1/3 बन गई। आगे चलें तो अब 3 की पावर 6x है, तो ये भी इसके साथ पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/3 आ गई। तो 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो 2x आ गई। तो फाइनली 3 की पावर, यहाँ पर 3 की पावर 2x हमारा आंसर आ गया। इनके यहाँ पर 3 की पावर 6x थी, मल्टीप्लाई बाय 3 की मल्टीप्लाई बाय 1/3 इससे मल्टीप्लाई किया था इस पावर को, तो 3 1 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6 हो गया। तो ये 2x आ गई, यानी कि 3 की पावर 2x हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। 3 ऑड इंटीजर्स का जो आंसर है वो 51 है, यानी कि 3 इंटीजर्स का जो सम है प्लस करें तो वो 51 के बराबर आता है। तो वो 3 इंटीजर्स कौन से हैं ऑड इंटीजर्स, वो पता करें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट ऑड इंटीजर x, देखिए ये सिंगल x है तो ये 1, अगर x है 1 तो 1 है।
सेकेंड ऑड इंटीजर हमने फाइंड किया 1, क्योंकि ऑड नंबर है इसलिए एक्स ऑड ही है। एक्स प्लस 2 यानी कि ये 1 + 2 करें तो ये 3, यानी कि ये सेकेंड ऑड इंटीजर आ गया 3, एक्स प्लस 2। ये फर्जी हमने नंबर रखा है कि ये ऑड इंटीजर्स है, ठीक है। थर्ड ऑड इंटीजर जो है वो x + 4 रखा, यानी कि अगर x 1 हो तो 4 + 1 5 होता है। ये थर्ड ऑड इंटीजर है, ठीक है। इस बात को याद रखना है कि तीनों ऑड इंटीजर्स हमने फ़र्ज़ किए हैं अपने से और ये ऑड ही हैं। आगे चले तो वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन है उसके मुताबिक तीनों का सम 51 के बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे, x + x + 2 + x + 4, यानी कि x + x + 2 + x + 4 = 51, यानी कि तीनों का सम जो है वो 51 के बराबर है। यहाँ पर x वाली जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनको प्लस कर दें, x + x + x ये हो गया 3x और 4 + 2 ये हो गया 6 = 51। अब 3x है, इधर +6 है, ये 6 दूसरी तरफ चला जाएगा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, 3x नीचे आ गया, ये 6 उधर चला गया, 51 - 6 हो गया। आगे चलें तो 3x = 51 - 6 तो 45 आंसर आएगा। उसके बाद ये 3x x के साथ जो लिखा होता है वो दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, इधर 3 कट गया, ये 45 को 3 से डिवाइड किया तो 15 आ गया। सो x = 15। तो ये हमारे पास एक इंटीजर आ गया ऑड, जो x है वो 15 आ गया, ठीक है। दूसरा जो सेकंड ऑर्डर इंटीजर है, हम इस x को उसके अंदर प्लस कर देंगे तो सेकंड ऑर्डर इंटीजर आ जाएगा, यानी कि जो x + 2 सेकंड ऑर्डर इंटीजर था इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दें जो कि 15 है, तो 15 + 2 17, तो ये सेकंड ऑर्डर इंटीजर हमारे पास 17 आ गया। थर्ड इंटीजर है वो देखें तो थर्ड ऑर्डर इंटीजर में हमारे पास था x + 4, ये ऊपर हमने लिखा है थर्ड ऑर्डर इंटीजर x + 4। तो x + 4 में हमने क्या किया, वही x की वैल्यू 15 प्लस कर दी, तो ये आपके पास क्या आ गया 15 + 4 19। तो ये थर्ड ऑड इंटीजर भी हमारे पास आ गया। देखिए तीनों ऑड हैं, 15 है, 17 है या 19 है, तीनों ऑड इंटीजर हैं। हमने अपने से फ़र्ज़ करके 3 ऑड इंटीजर रख के उसके बाद फाइनली 3 ऑड इंटीजर जो थे वो फाइंड कर लिए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो वो कह रहा है अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स। अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स उठाई और उनको 2 बकेट्स में डाल दिया। 1 बकेट हैज़ 20, एक में 20 डाले, 28 डाले। मोर बॉल्स इन द अदर बकेट, एक बकेट में दूसरी बकेट की निस्बत 28 बॉल ज़्यादा डाले। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, तो दोनों बकेट में कितने जो है वो बॉल्स आए हैं, यानी कि उसने पहले 28 बॉल्स जो हैं वो कह रहा है 28 बॉल्स दूसरी बकेट से ज़्यादा डाले हैं। तो दूसरी हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, दोनों बकेट्स में कितने बॉल्स आए हैं। तो सबसे पहले तो टोटल बॉल जो उसने पिक की वो थी 96। उसके बाद लेट द नंबर्स ऑफ बॉल्स पुट 1 बकेट, अब जो उसने एक बकेट में डाली हैं हमें नहीं पता, हमने फ़र्ज़ की x, क्योंकि वो कह रहा था दूसरी बकेट की निस्बत 28 ज़्यादा डाली है। तो यहाँ पर अगर एक बकेट में x डाली है तो जो दूसरी बकेट में 28 ज़्यादा डाली हैं तो x + 28 कर दिया, यानी कि नंबर ऑफ बॉल्स पुट इन अदर बकेट, तो वो आ गया x + 28। उससे आगे चलें तो अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वो ये था कि x यानी कि ये जो बकेट में बॉल डाली हैं दूसरी में उससे 28 ज़्यादा डाली, तो दोनों को प्लस करें तो वो बराबर है 96 के। तो हमने क्या किया, x + 28 कर दिया जो बराबर आया 96 के। अब x + x हो गया 2x और 28 वैसे आ गया, यहाँ 96 है, प्लस 28 उधर जाके -28 हो गया, 2x हमने वैसे लिख दिया। अब 2x = 68, 96 में से -28 किया तो 68 आंसर आएगा। आगे चलें तो 2x को हमने 2 से डिवाइड किया और 68 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 से कट गया, यानी कि ये 2 जो x के साथ लिखा होता है वो दोनों तरफ डिवाइड करता है। तो हमने इधर भी काट दिया, इधर 68 को 2 से डिवाइड किया 34 आ गया, x की वैल्यू हमारे पास 34 आ गई। अब एक बकेट में उसने बॉल्स डाली हैं 34, दूसरी में वो कह रहा है जो 28 उससे ज़्यादा डाली हैं, तो ज़ाहिर है एक में अगर 34 है तो हम x + 28 लिखेंगे और x की वैल्यू जो हमारे पास 34 आई है वो उसके अंदर ऐड कर देंगे, तो 34 + 28 तो वो आ गई 62। यानी कि अगर उसने दूसरी बकेट में पहली बकेट से 28 ज़्यादा डाली हैं तो पहली में 34 डाली हैं तो दूसरी में 62 डाली हैं, यानी कि 28 ज़्यादा डाली थी तो 62 डाली हैं, पहली में 34 और दूसरी में 62। तो ये हमारा इस क्वेश्चन की डिमांड थी, तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन सबको बच्चों समझ आया होगा इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स। नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखें,
अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर वो कह रहा है कि सलमा इन्वेस्टेड Rs350,000 इन बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट ऑफ द रेट 7.1/4% पर annum। वो कह रहा है कि सलमा ने एक बैंक में 3,50,000 रुपये इन्वेस्ट किए और उसके ऊपर उसको जो प्रॉफिट रेशो मिल रही है वो 7.1/4% है पर annum। annum मतलब साल का, एक साल का जो प्रॉफिट रेशो है वो 7.1/4% से मिल रही है इतने पैसों पे, 350,000 पे। आफ्टर 2 years द रेट वॉज इंक्रीज्ड। 2 साल बाद जो रेट था वो बढ़ गया टू 8% तक पर annum, एक साल का 8% तक बढ़ गया। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ द 7 years। अब आप उसकी जो 7 सालों में जो पैसे बनते हैं वो बताएं कि कितने आखिर पर बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है सलमा के पास वो है 350,000। तो आप लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट 350,000, ये पी से स्टैंड। रेट फॉर फर्स्ट 2 years जो था वो 7.1/4 था, तो हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन को सीधा किया, 4 7 28 + 1 29/4 और फिर 29 को 4 से डिवाइड किया तो 7.25% आ गई। ये रेशो है उसकी जो उसकी 2 साल की है। टाइम फॉर फर्स्ट रेट, तो टाइम कितना है फर्स्ट रेट का, 2 साल, 2 years। ठीक है, अब फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और फार्मूले के अंदर हमें पता चल जाएगा कि कितना उसने अमाउंट जो है वो पैसे प्रॉफिट जो लिया है। तो यहाँ पर फार्मूला है I1 = ये इंटरेस्ट 1 जो जितना उसने पैसे प्रॉफिट लिया है उसका है PR1T1/100, यानी कि P प्रिंसिपल अमाउंट 350,000, R1 जो है कितने परसेंटेज है वो 7.25% है, और टाइम जो 1 है वो 2 years है, पहला टाइम 2 साल का है, तो ओवर 100 यानी कि परसेंटेज था तो नीचे 100, ये फार्मूला है, नीचे 100 आ गया। अब 350,000 मल्टीप्लाई बाय 7.25 और मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ये आ जाएगा 575,000 रुपीज़। तो ये सारों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो ऊपर आएगी वो 575,000 आएगी, नीचे 100 है। अब 575,000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 50,750 आ जाएगा। तो ये जो है अमाउंट उसको मिली है, प्रॉफिट जो है पहले 2 सालों का प्रॉफिट मिला है। ठीक है, उसके बाद वो इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 5 years पूछ रहा है, अगले 5 सालों के लिए उससे प्रॉफिट कितना मिला। तो फिर I2 यानी कि सेकंड इंटरेस्ट प्रॉफिट फार्मूला, उसके बाद PR2T2/100 यानी कि P जो है वो 350,000 है और R2 जो है वो अब इस दफ़ा वो 8% कह रहा था, ये क्वेश्चन के अंदर लिखा है टू 8% पर annum है नेक्स्ट 5 year के लिए। तो यहाँ पर जो है वो 8 लिख दिया और टाइम जो है वो 5 ही है तो हमने 5 लिख दिया। जो वैल्यूज़ हमने फार्मूले के अंदर जो थी वो हमने पुट कर दी। ओवर 100 था। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको हमने डिवाइड कर दिया, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दें, 350,000 8 से मल्टीप्लाई किया और फिर 5 से, यानी कि ये तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1400,000, यानी कि ये देखें यहाँ पर आ गया। उसके बाद 100 से डिवाइड किया तो ये 20 से कट गए, तो हमारे पास 140,000 रुपीज़ जो है वो 5 साल का इंटरेस्ट 8% के लिहाज से जो बचा वो ये हमारे पास पैसे, यानी कि सलमा के पास जो इंटरेस्ट आया वो ये आया 8% के हिसाब से 140,000, 1,40,000 रुपया। तो पहले जो 2 साल का उसने लिया था वो 50,750 था और अगले 5 साल का जो था वो आया हमारे पास 1,40,000 रुपया। तो अब जो है वो टोटल, क्योंकि 7 साल का प्रोसेस उसने बताया था कि शी हैड एट द एंड ऑफ द 7 year, तो 2 साल का हमने पहले निकाला और 5 साल का बाद में निकाला, टोटल 7 year। अब जो पैसे बने हैं हम दोनों को जमा कर देंगे तो 7 साल का हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट आ जाएगा। सलमा अमाउंट आफ्टर 7 year, तो ये 350,000 जो है इसकी टोटल जो है अमाउंट थी, और उसके बाद साथ में प्रॉफिट जो था वो 50,750 2 साल का था और साथ में 140,000 जो था वो अगले 5 साल का इंटरेस्ट था। तो ये 2 इंटरेस्ट और प्लस प्रिंसिपल अमाउंट प्लस की तो 540,750। तो ये सलमा के पास 7 साल बाद टोटल जो अमाउंट आई एट द एंड ऑफ द 7 year वो ये है 540,750। तो ये हमें पूछा गया था कि उसके पास 7 साल बाद टोटल पैसे कितने बने। तो जो कि उसने इन्वेस्ट की थी, दोबारा से समझ लेते हैं, 350,000, 2 साल का उसने 7.1/4% प्रॉफिट था, यानी कि वो रेशो बताई थी जो हमने निकाली, जो उसके पैसे बने वो 50,750 था।
फिर उसके बाद जो 7 सालों में से अगले 5 साल बचे उसका 8% था, तो 8% जो था उसको हमने फिर वही फार्मूले के अंदर 8% से 5 से मल्टीप्लाई, इनके टाइम 5 साल था, किया, तो वो हमारे पास प्रॉफिट 140,000 आया। अब इन दोनों प्रॉफिट को और जो प्रिंसिपल अमाउंट को जमा किया तो टोटल अमाउंट 7 साल बाद जो सलमा के पास है वो हमारे पास आ गई 540,750 रुपीज़। तो यही फाइनली हमारा आंसर है। उम्मीद है बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आपको रिव्यू एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर आपको रिव्यू एक्सरसाइज समझ ना आई हो तो फिर आप दोबारा से वीडियो को देखें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको समझ आती है तो। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।